नमस्कार दोस्तों, मैं कमल किशोर सैनी सेकंड ग्रेड के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कल्प क्लासेस में आपका अभिनंदन करता हूँ। ठीक है, जैसा कि आप सभी को विदित है कि जो कल्प क्लासेस हैं वो सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर और सेकंड ग्रेड के सेकंड पेपर का प्रिपरेशन करवा रहा है। ठीक है, आप लोगों को पता है कि जो साइंस वाला पार्ट होता है, केमिस्ट्री साइंस वाला पार्ट जो होता है वो हमारा 300 मार्क्स का आता है, जिसमें हमारे 150 क्वेश्चन साइंस के आने वाले हैं। ठीक है, वो हमारे इस फैकल्टी के जरिए करवाने वाले हैं हम। इसमें से जो 40 क्वेश्चन होते हैं, समथिंग 40 क्वेश्चन केमिस्ट्री का पार्ट होता है, वो आपको मैं क्लियर करवाने वाला हूँ। ठीक है, बाकी हमारी फैकल्टी से आप रूबरू हो चुके हो, उम्मीद है आपको इनके जो वीडियो हैं वो अच्छे लग रहे होंगे। ठीक है, आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कि जो केमिस्ट्री जो है उसके जो 40 क्वेश्चन आने वाले हैं, समथिंग 40 क्वेश्चन जो आने वाले हैं, वो कहाँ से आने वाले हैं, मतलब वो सिलेबस डिस्कशन की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिएगा, ये हमारा सिलेबस है केमिस्ट्री का, जिसमें हमारा पहला टॉपिक एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये 11th क्लास का पार्ट है मेरे भाई। इसमें हम देखने वाले हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स। फंडामेंटल पार्टिकल से मेरा मतलब है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन पे क्या चार्ज होता है, इनकी खोज किसने की, उनकी बात करने वाले हैं। इसके बाद हमारा दे रखा है एटॉमिक मॉडल्स। एटॉमिक मॉडल से मेरा मतलब है कि एटम के रेस्पेक्ट में कौन कौन से मॉडल दिए गए थे, उनकी बात करेंगे हम इसमें। जैसे रदरफोर्ड मॉडल था, बोर का मॉडल था, उनकी बातें हम इसमें करने वाले हैं। उन्होंने क्या दिया था और उसमें क्या कमियां थी, उसकी बात हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। आगे जैसे ही उन्होंने मॉडल तैयार किया तो हमने इलेक्ट्रॉन फिलअप करना सीखा। वो इलेक्ट्रॉन फिलअप करते हैं, जैसे कि मान लो आप बात करें हीलियम का। हीलियम हीलियम जो है उसमें एटॉमिक नंबर मेरा 2, ये 2 इलेक्ट्रॉन। आप इनको इसी पैटर्न पे क्यों भरे? ये इस पैटर्न पे बढ़ने के लिए कुछ रूल्स निर्धारित किए गए थे, वो रूल्स हम देखने वाले हैं। जैसे कि ये पाउली का रूल्स है मेरा, अभाव रूल, हॉर्न्स रूल, n+l रूल, ये सारी बातें हम इसमें देखने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉन जो फिलअप करते हैं वो किस ट्रेंड पे करते हैं। ठीक है, तो वो हम बात करने वाले हैं। इसके अलावा मोल कंसेप्ट की बात करने वाले हैं। मोल कंसेप्ट में मेरा मोलरिटी मतलब नॉर्मलता, मोलरता, उनकी बात हम करने वाले हैं। सिंबल क्या होंगे एटम्स के, उनकी बात करने वाले हैं। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला, उनकी बात करने वाले हैं इस चैप्टर के जरिए। आगे हमारा दे रखा है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इसमें हम बात करने वाले हैं आयनिक बॉन्ड की, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की, कोवलेंट बॉन्ड की, उनकी बात करने वाले हैं कि ये बॉन्ड कैसे बनते हैं, इनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, इसके अलावा हम इसमें देखने वाले हैं, इनकी प्रॉपर्टीज को देखने वाले हैं। पोलराइजेशन, पोलराइजेशन मतलब पोलर बॉन्ड है, नॉन पोलर है, पोलर है तो कैसे है। सीधा सीधा बोलूं मैं, डाइपोल मोमेंट की, जैसे मान लो ए और बी, इसमें हम बात करने वाले हैं कि अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव। तो जब पार्शियली पॉजिटिव और नेगेटिव आ रहा है तो इस बॉन्ड में पोलरिटी जनरेट होगी, वो पोलरिटी की बात करने वाले हैं। ठीक है, आगे हम देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पेरियोडिसिटी। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में हम देखने वाले हैं पेरियोडिक टेबल की। जैसे मान लीजिएगा, ये मेरा एक जनरल मैं आइडिया दूं, ये वाला एक जो पेरियोडिक टेबल होती है मेरी, वो मेरा ऐसा होता है। ठीक है, तो इसकी बात करने वाले हैं हम इसमें कि ये क्लासिफिकेशन, जैसे कि ये मेरा एस ब्लॉक है, ये मेरा डी ब्लॉक है, और ये मेरा पी ब्लॉक है। ठीक है, यहां मेरा एफ ब्लॉक होता है। अपन बात करने वाले हैं इसकी, इसमें पेरियोडिसिटी में कि सबसे पहले तो ये बनी कैसे। जैसे कि हमारे सिलेबस में जो दे रखा है वो मेंडलिफ से दे रखा है। मेंडलिफ ने क्या बेस मानते हुए इसे बनाने की कोशिश की थी,
जब मेंडली फेल हो गया था तो बाद में मोज़ेले आया था। मोज़ेले ने आके क्या कहा इसके लिए, और उन्होंने एक अपना मॉडर्न कंसेप्ट दिया था जिसके बेस पे वो आज की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमारी टिकी हुई है। आवर्त सारणी जो है वो किस बेस पे टिकी हुई है, क्या बेस मानते हुए उसे बनाया गया था, ठीक है, तो वो बात करने वाले हैं इसमें। उसके बाद उनका जो 100 से ऊपर वाले हैं, 100 से ऊपर वाले जो एलिमेंट हैं, उनका नोमेनक्लेचर हम कैसे करने वाले हैं। आप लोगों को पता होगा कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें हमारे 118 एलिमेंट है। ये 118 एलिमेंट जो है 100 से ऊपर वाले, उनका नामकरण करने के लिए कुछ आईपीएससी द्वारा रूल्स दिए गए थे। वो रूल्स क्या हैं और उनके अकॉर्डिंग हम कैसे उनका नामकरण करने वाले हैं, वो हम इसके नोमेनक्लेचर पार्ट में करने वाले हैं। और जो इसमें एलिमेंट प्रेजेंट है उनमें क्या क्या करेक्टर है। अब करेक्टर के लिए इन्होंने स्पेशल दिया है हमारे आयनाइजेशन एंड एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एंड वैलेंसी। ये हम चेक करने वाले हैं। ये वाले हम इनमें देखने वाले हैं कि आप लोग इसको किस वे में पढ़ने वाले हो। मेरा मतलब है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी, जैसे आयनाइजेशन एंथैल्पी होती क्या है, ये रहा, ये कोई एटम है, इसमें यहां मेरा इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को यहां से मैं बाहर निकालना चाहता हूं। जैसे आप लोगों को पता होगा कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, इस नाभिक पे पॉजिटिव चार्ज है। ये नाभिक इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके रखता है। इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए दी गई ऊर्जा जो होती है उसे आप आयनन ऊर्जा कहते हो। लेकिन याद रहे, ये जो नाभिक है, ये जो मेरा एटम है, वो विलगित गैसीय होना चाहिए मेरे भाई। मतलब विलगित से मेरा मतलब है नॉर्मल स्टेट में होना, ग्राउंड स्टेट में होना चाहिए, मतलब ए होना चाहिए। ए से मेरा मतलब है कि इस पे कोई चार्ज नहीं होना चाहिए और गैसीय स्टेट में होना चाहिए, सॉरी गैसीय स्टेट में होना चाहिए, अब जाके ये मेरा आयनन ऊर्जा कहलाएगा, अदरवाइज वो आयनन ऊर्जा नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो वो बातें करेंगे क्या कैसे आयनन ऊर्जा अफेक्ट करती है प्रॉपर्टीज को, क्या इसके एप्लीकेशन हैं, वो हम इस चैप्टर के भीतर देखने वाले हैं। आगे हमारा है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में हम देखेंगे, इक्विलिब्रियम से मतलब समझे मेरे भाई। पहले इक्विलिब्रियम से मेरा मतलब है, जैसे मान लीजिएगा ये जैसे कोई रिएक्शन है मेरा ए प्लस बी, ये रिएक्शन होने के बाद मेरा प्रोडक्ट पी बन रहा है। ठीक है, इसमें हो क्या रहा है कि ये जो रिएक्शन है मेरी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जनरेट हो रही है, अग्र दिशा में जा रही है। अगर यहां से बनने वाला प्रोडक्ट वापस बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाए, मेरा मतलब है कि जो प्रोडक्ट बना वो वापस इसमें कन्वर्ट हो जाए, इसे कहते हैं साम्यावस्था। ठीक है, तो ये साम्यावस्था कब जनरेट होगी, कैसे ये प्रभावित होगी, वो वाली बातें हम इस चैप्टर के भीतर करने वाले हैं। जैसे इसी के में भीतर दे रखा है आपका लासाताल्य प्रिंसिपल, वो सोल्युबिलिटी के बारे में बताएगा। ये जो सोल्युबिलिटी है एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए क्या होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए क्या होगी, उसकी बातें हम इसमें करने वाले हैं। इसी में आपका एसिड बेस केमिस्ट्री दे रखा है। जैसे कि हमें पता है कि एसिड वो होता है जो H+ देता है, बेस वो होता है जो OH- देता है। इसी के आगे दे रखा है pH में हमें पता है कि 0 to 7 जो होता है वो एसिडिक होते हैं, 7 पे न्यूट्रल होता है और 7 से 14 तक हमारा बेसिक होता है। तो वो बातें हम इस चैप्टर के भीतर देखने वाले हैं। आगे हमारा दे रखा है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन से क्या मतलब है, रेडॉक्स मतलब जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस होते हैं। ऑक्सीडेशन क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। रिडक्शन क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। मतलब जो इलेक्ट्रॉन डोनेट दान करता है उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं और जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसे रिडक्शन कहते हैं। और जब ये दोनों प्रोसेस एक साथ हो जाए तो उसे आप रेडॉक्स रिएक्शन कहने वाले हो। ठीक है, तो इसमें हम बात करने वाले हैं रेडॉक्स रिएक्शन की, और उसमें हम देखेंगे कि उनका ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो कैसे निर्धारित करते हैं, हम किसी का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा और कैसे निर्धारित करते हैं, वो हम इस चैप्टर के भीतर देखने वाले हैं। और साथ में इसमें बैलेंस कैसे करते हैं, क्योंकि हमारा एक रूल चलता है द्रव्यमान संरक्षण का रूल।
द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जो कहता क्या है कि रिएक्शन के स्टार्टिंग में जितना मास है, रिएक्शन के बाद में भी उतना ही मास होना चाहिए। तो ये तभी मेरा पॉसिबल है जब दोनों तरफ मेरा एटम जो है उसका नंबर सेम आएगा। मतलब आपको रिएक्शन में कोई भी रिएक्शन जो होगी उसे आपको बैलेंस करने का नीड होगा, तो वो हम यहां सीखने वाले हैं। आगे हमारा दे रखा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें हम बात करने वाले हैं कि कोई रिएक्शन जो होती है उसमें बॉन्ड कैसे टूटेगा। बॉन्ड टूटा तो क्या बना, मेरा मतलब है कि मध्यवर्ती। क्योंकि आप लोगों को पता होगा मेरे भाई कि कोई भी रिएक्शन जो हो रही है A प्लस बी से प्रोडक्ट P बन रहा है, ठीक है। तो ये वाला काम डायरेक्ट नहीं होता, यहां से पहले क्या बनता है मेरा, या तो बनेगा आपका ट्रांजिशन स्टेट, कोई संक्रमण अवस्था बनेगी, या मेरा बनेगा कोई मध्यवर्ती इंटरमीडिएट बनेगा, और इसके टूटने से प्रोडक्ट P बनेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो केमिकल रिएक्शन होती है उसमें पुराने बॉन्ड टूटते हैं, जिसे आप यहाँ पे कह रहे हो बॉन्ड फ्यूजन के नाम से, होमोलाइटिक और हेट्रोलाइटिक के नाम से, समांश विखंडन, विसमांश विखंडन के नाम से। जब ये होता है तो मेरा मध्यवर्ती जनरेट होके आता है, ये जनरेट होके आता है, जिसमें हमारे सिलेबस में फ्री रेडिकल दे रखा है, कार्बोकैटायन दे रखा है, कार्बोएनाइन दे रखा है। इनकी बात करने वाले हैं इस चैप्टर में। जब ये बॉन्ड क्लीवेज हो जाता है तो ये बनते हैं, और अब फिर आगे ये किस वे में यहां से इधर तक पहुंचे उस रिएक्शन का हम टाइप देखने वाले हैं। वो एडिशन है, एलिमिनेशन है, सब्स्टिट्यूशन है, वो देखने वाले हैं। तो इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम उनकी बात करने वाले हैं। आगे दे रखा है हाइड्रोकार्बन, नाम से पता चल रहा है हाइड्रोजन और कार्बन, इन दोनों से मिलकर ये कंपाउंड बने होते हैं। इसमें हमारे 3 है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ठीक है। आपको पता होगा एल्केन CnH2n+2 होता है, एल्कीन इससे 2 कम होता है मेरे भाई, CnH2n, और एल्काइन CnH2n-2 होता है, ठीक है। तो ये कैसे बनते हैं, इनकी केमिकल रिएक्शन क्या होगी, वो हम इसमें बात करेंगे। आगे दे रखा है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन किसे कहेंगे, एरोमेटिक, वो जो हकल रूल को फॉलो करते हैं। तो जो हकल रूल को फॉलो करते हैं उन्हें आप एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं, और वो कैसी रिएक्शन देंगे, कैसी उनकी प्रिपरेशन होगी, उनसे हम बात करने वाले हैं। हालांकि हमारे सिलेबस में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के नाम पे सिर्फ बेंजीन दे रखा है, तो हम इसकी बात करने वाले हैं, ठीक है। आगे हम बढ़े तो उसमें हमारा दे रखा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको पता होगा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जैसे ये मेटल, इसके साथ कोई भी लिगेंड जुड़ा हुआ और ये प्लस माइनस एक्स, ऐसे कंपाउंड का हम इस चैप्टर के भीतर अध्ययन करने वाले हैं मेरे भाई। इसमें मेटल होगा, ये लिगेंड है, लिगेंड वो होता है जो मेटल को यहाँ से लोन पेयर के जरिए इससे आके जुड़ता है। एन से मेरा मतलब है ये नंबर है कि कितने लिगेंड आके जुड़ेंगे, और ये इस कॉम्प्लेक्स पे चार्ज को बता रहा है प्लस माइनस एक्स के जरिए, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स जो हो रहा है वो कैसे बनते हैं, इन कि क्या क्या स्ट्रक्चर पॉसिबल है, ये अनुचुंबकीय है, प्रतिचुंबकीय है। अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय से मेरा मतलब है कि जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, उसे आप अनुचुंबकीय कहते हैं। जिसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन है, युग्मित और अनयुग्मित, सॉरी युग्मित और ये युग्मित, इसे आप कहते हो प्रतिचुंबकीय। और अयुग्मित, अनपेड से मेरा मतलब है जिसमें एक अकेला सिंगल इलेक्ट्रॉन है। अगर अकेला सिंगल इलेक्ट्रॉन है उसे आप अनुचुंबकीय कह रहे हो, अदरवाइज अगर दोनों पेयर्ड है तो आप उसे प्रतिचुंबकीय कह रहे हो। तो वो कैसे हम देखेंगे, हमें कैसे पता चलेगा वो अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय, उनकी बातें हम इस चैप्टर के भीतर करने वाले हैं। ऐसे इसमें आइसोमेरिज्म की, त्रिविम समवायता और संरचनात्मक समवायता की बात करने वाले हैं। शेप क्या होगी, कलर कैसे आएंगे। आप लोगों को पता है कि जो इनका कलर आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, वो 2 तरीके से आता है। एक तो मेरा डी ट्रांजिशन के जरिए आता है, और एक मेरा चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा के जरिए आता है। तो वो हम देखने वाले हैं कि कलर आएगा तो किस वजह से आ रहा है और कौन सा कलर आने वाला है, वो हम इसमें स्टडी करने वाले हैं। आगे हमारा दे रखा है कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बोनाइल कंपाउंड क्या होगा, वो कंपाउंड जिसमें CO लिगेंड होगा, ठीक है। CO लिगेंड के साथ कौन कौन सी मेटल हमारा
कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर रही है और उनमें उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, कैसे वो बनेंगे और क्या उनकी बॉन्डिंग है, वो हम इसमें करने वाले हैं। ठीक है, आगे हमारा दे रखा है मोलिकुलर स्ट्रक्चर। इसमें हमारी 4 थ्योरी दे रखी है, एक वीबीटी दे रखी है, एक हमारा एमओटी दे रखा है मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, एक हमारा वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी मतलब वेस्पर थ्योरी दे रखा है, और एक सीएफटी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी दे रखी है। आपको पता है कि वीबीटी कहता है कि जो बॉन्ड बनता है उसमें 100% कोवेलेंट बॉन्ड होता है। मेरा मतलब है कि अगर मान लीजिएगा जैसे ये कोई बॉन्ड है, इसमें आप लोगों को पता है एक इलेक्ट्रॉन इसका होता है, एक इलेक्ट्रॉन इसका होता है, तो वीबीटी के अकॉर्डिंग ये जो बॉन्ड होता है वो मेरा 100% सहसंयोजक होता है। ठीक है, हालांकि इस बात को सीएफटी ने आके नकार दिया था। उसने ये कहा था कि ये जो बॉन्ड होता है वो 100% आयनिक होता है। उन्होंने ये बात कही थी, इन्होंने कहा था कि ये बॉन्ड 100% सह संयोजक होता है। ये बात वीबीटी कह के गया था। बस समझ आ रहा है? तो वीबीटी फेल हो गया था, उसके बाद सीएफटी आया था। हालांकि सीएफटी भी पूरा सही नहीं था, उसको बाद में एमओटी के जरिए सही किया गया था। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम उनकी बात करेंगे। वेस्पर थ्योरी जो ये बताएगा कि मॉलिक्यूल जो होता है उसका शेप कैसा होता है। शेप मतलब आकृति की बात कर रहा है, एक होता है जियोमेट्री ज्यामिति की, कब किसकी शेप क्या होगी, बॉन्ड एंगल क्या होगा, वो सारी बातें हम वेस्पर के जरिए करने वाले हैं। ठीक है, आगे हमारा दे रखा है स्टेट ऑफ मैटर। मैटर की जो स्टेट होती है वो 3 होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो यहाँ पे हम गैसियस स्टेट की, लिक्विड स्टेट की और सॉलिड स्टेट की बात करने वाले हैं, क्या उनकी प्रॉपर्टी रहने वाली है, और इनकी प्रॉपर्टीज के साथ साथ हम इसमें जैसे गैसेस में काइनेटिक थ्योरी की बात करने वाले हैं। काइनेटिक थ्योरी क्या कहती है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूवमेंट करते हैं, तो उसे हम काइनेटिक थ्योरी के जरिए पढ़ने वाले हैं। ऐसे ही हम लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट की प्रॉपर्टीज का अध्ययन इस चैप्टर के जरिए करने वाले हैं। नेक्स्ट आगे आप क्या दे रखा है, जीरो ग्रुप, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, ये वाली कहानी जो मैंने अभी बताई थी कि जो हमारा पेरियोडिक टेबल होता है वो इस ट्रेंड पे होता है मेरे भाई, ये वाला। ठीक है, तो ये वाला वो ग्रुप जो है वो उसे आप जीरो ग्रुप कह रहे हो मेरे भाई। अभी मैंने आपसे बताया था कि ये एस ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है, ये हमारा पी ब्लॉक है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा एफ ब्लॉक होता है। तो ये जीरो ग्रुप जिसे आप नोबल गैस भी कहते हो, इनका ऑक्टेट हमेशा कंप्लीट होता है, और ऑक्टेट कंप्लीट होने की वजह से ये स्टेबल होते हैं, रिएक्शन नहीं करते, लेकिन फिर भी कुछ एक कंपाउंड रिएक्शन शो करते हैं। वो रिएक्शन शो करके क्या बनाते हैं, कैसा उनका स्ट्रक्चर होता है, वो हम इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, आगे देख रखा है एस ब्लॉक और पी ब्लॉक। यहाँ पे और यहाँ पे जो बाकी लोग हैं उनका क्या क्या प्रॉपर्टी रहने वाला है, कौन कौन यहाँ आने वाला है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आने वाला है, उसकी हम इस चैप्टर के जरिए स्टडी करने वाले। आगे हमारा दे रखा है डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में यहाँ पे आप लोगों को पता है कि जो डी ब्लॉक है उसमें 3D, 4D, 5D और 6D 4 सीरीज होती है। तो इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आने वाले हैं, क्या इनके कलर आने वाले हैं, कलर कैसा आएगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि डी ब्लॉक जो होता है उसका कलर जो आने वाला है वो डीडी ट्रांजिशन के जरिए आने वाला है, डीडी संक्रमण के जरिए आने वाला है। और डीडी संक्रमण क्या होता है, डीडी संक्रमण मेरा डीडी संक्रमण जैसे कि डी ब्लॉक है, सॉरी डी में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, ये वाला यहां से 2 सेट में कन्वर्ट होता है, ये वाला T2G मेरा और ये EG। अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहां से मूव करता हुआ ऊपर पहुंच जाए तो एक डी से दूसरी डी में जाना क्या कहलाता है, डी संक्रमण। और ये जो डी संक्रमण है अगर वो दृश्य रीजन में जाता है, विजुअल रीजन में जा रहा है, दृश्य क्षेत्र में जा रहा है, तो इसके कारण हमें कलर दिखाई देता है कंपाउंड का। तो वो कैसा कलर आएगा उनकी बातें हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सेम अभी बताया मैंने कि जो अनुचुंबकीय है, प्रतिचुंबकीय है, वो देखेंगे और वो हमें अनपेड इलेक्ट्रॉन से पता लगने वाला। आगे हमारा दे रखा है एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक में
ये एब्लॉक जो हमने यहां लिख रखा था, ये एब्लॉक है। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ये पेरियोडिक टेबल में कहाँ स्थित होते हैं, याद होगा आपको। ये यहाँ पे स्थित होते हैं, वो 14 एलिमेंट जिसे आप लेंथेनाइड कह रहे हो, वो 14 एलिमेंट यहाँ, और एक्टिनाइड जिसे कह रहे हो वो 14 एलिमेंट यहाँ। तो वो पेरियोडिक टेबल में इनकी पोजीशन क्या होती है, कहाँ क्या इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने वाला है, वो सारी बातें हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। आगे हमारा दे रखा है मेटल एंड मेटलर्जी। इसमें अपन बात करने वाले हैं आयस की, ऑर्स की। ऑर्स क्या होते हैं, जिसमें एक मेटल दूसरे मेटल में मिक्स करके जो बनता है फाइनली उसे आप अयस्क कह रहे हो। किस मेटल में कितना परसेंटेज होगा उनका अयस्क बनाने का, हर एक का फिक्स कंपोजिशन होता है, वो अपन देखने वाले हैं और उनके प्योरिफिकेशन की बात इस चैप्टर में करने वाले हैं। आगे हमारा दे रखा है नॉन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड। नॉन मेटल आप लोगों को पता होगा कि पी ब्लॉक के एलिमेंट को कहते हैं। तो पी ब्लॉक के उन एलिमेंट को उन्होंने आपको स्पेसिफाई करके भी दिया है कि आपको किस किस के बारे में पढ़ना है। इसमें ये वाले वो टॉपिक्स हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना है। एलोट्रोप्स आपको लोगों को पता होगा, एलोट्रोप्स उसे कहते हैं जो मेटल होता है, मतलब मोलिकुलर फॉर्मूला जो होगा वो सेम चल रहा होगा और वो डिफरेंट डिफरेंट फेज में कैसे कैसे बन सकते हैं, उसको आप अपर रूप कहते हो, वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। आगे हमारा दे रखा है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स जिसे आप रासायनिक बलगतिकी कह रहे हो, केमिकल काइनेटिक्स में हम किसकी बात करने वाले हैं, जैसे स्टार्टिंग में दे रखा है ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी। ऑर्डर किसे कहते हैं, देखिएगा मेरे भाई, ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी में हम बात करें जैसे रेट लो। रेट लो क्या कहता है, दर नियम क्या कहता है कि कोई भी जो रिएक्शन होती है उसकी दर जो होती है वो अभिकारक की सांद्रता के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब समानुपाती होती है। और जो ऑर्डर होता है वो इनकी जो पावर होती है उसके सम के बराबर होता है। इसे आप ऑर्डर कह रहे हो मेरे भाई, ठीक है। तो ऑर्डर क्या होता है, कैसे निकालते हैं, वो हम इसमें देखने वाले हैं। आगे मोलिकुलरिटी दे रखा है। मोलिकुलरिटी मतलब कितने मोल पार्टिसिपेट कर रहे हैं उस रिएक्शन को प्रोसीड करवाने के लिए, उनकी बात हम करने वाले हैं। आगे दे रखा है फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर, जिनका डेरिवेशन हमें नहीं करना है, हमारे सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन इनके न्यूमेरिकल बगैर डेरिवेशन से कैसे हम पहुंचेंगे उसकी बात हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। आगे दे रखा है कोलिजन थ्योरी, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी, जिसमें हम बात करने वाले हैं जैसे कोलिजन थ्योरी अरेनियस ने दी थी। अरेनियस ने कहा था कोई भी जो रिएक्शन होती है वो तभी पॉसिबल है जब दोनों में टक्कर होगी। दोनों मतलब जो दो लोग रिएक्शन कर रहे हैं उन दोनों में टक्कर होनी चाहिए और वो टक्कर प्रभावी होनी चाहिए। उसे आप कह रहे हो कि वो रिएक्शन प्रोसीड होनी है तो आपको इन दोनों में प्रभावी टक्कर करवानी पड़ेगी, अदरवाइज नहीं होगी, ठीक है। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी में हम कहते हैं कि जो रिएक्शन होती है भाई, ये रहा ए प्लस बी जो रिएक्शन कर रहे हैं, प्रोडक्ट पी बन रहा है, ये कहता है कि ये डायरेक्ट इधर नहीं जाता, ये रिएक्शन होने से पहले वो यहां पे कोई ना कोई एक इंटरमीडिएट या ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा। ये रिएक्शन इधर से इधर कभी नहीं जाती, पहले वो ये बनाएगा, एक मध्यवर्ती का निर्माण करेगा और इसके टूटने से पी बनेगा। वो बात बताती है जो कोलिजन थ्योरी का एक जो कमी थी उसे भी दूर करती है, क्योंकि कोलिजन थ्योरी कहती है कि जो रिएक्शन होती है उसके लिए टक्कर होना मतलब गतिज ऊर्जा का होना जरूरी है, जबकि इस थ्योरी में बताया गया था कि टक्कर ही मायने नहीं रखती मेरे भाई, रिएक्शन होने के लिए कंपन ऊर्जा की भी जरूरत होती है, ठीक है। तो वो हम इसमें एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी के जरिए पढ़ने वाले हैं। आगे हमारा दे रखा है सॉल्यूशन जिसे आप क्या कहते हो, सॉल्यूशन सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलके बना होता है और उसमें हमारे 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज अणुसंख्यक गुणधर्म के बारे में बताया गया है, ठीक है। और चारों अणुसंख्यक गुणधर्म जो है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है, वो आप लोगों को पता होगा कि पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज राउल्स लॉ को फॉलो करती है, मतलब जो राउल्स लॉ फॉलो करते हैं वो ही कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज देंगे, अदरवाइज देंगे ही नहीं, ठीक है। तो वो हम पढ़ने वाले हैं। 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज
चारों यहाँ पे मेंशन है हमारे सिलेबस में, हम वो बात करने वाले हैं। आगे दे रखा है एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन सॉल्यूट। भाई इसमें होता क्या है, एसोसिएशन से मेरा मतलब क्या है, जरा देखिएगा सामने CH3 जैसे एसिड है मेरा, ये एसिड है, तो एसिड का जो दूसरा मोलिक्यूल है ये रहा, ये यहां पे दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए ये दोनों मोलिक्यूल आपस में क्या हो गए, कनेक्ट हो गए। तो जितना मोलिकुलर वेट आना चाहिए था, वो मोलिकुलर वेट जितना आना चाहिए था उससे जस्ट डबल आ गया। ठीक है, इस वजह से क्या हो गया कि दो मोलिक्यूल आपस में कनेक्ट हो गए, तो पार्टिकल्स के नंबर गिर गए, और पार्टिकल्स के नंबर गिर गए तो मैंने अभी कहा था कि जो अणुसंख्यक गुणधर्म है वो तो पार्टिकल्स के नंबर पे डिपेंड कर रहा था। ठीक है, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो चेंज होके आएगी। ऐसे ट्रेंड पे हमारा चल रहा है डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट। इसमें हम क्या देखेंगे, अगर एक मॉलिक्यूल है वो डिसोसिएट हो गया, पार्टिकल्स के नंबर बढ़ गए मेरे भाई, और पार्टिकल्स के नंबर बढ़ गए तो आपका जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो चेंज होके आएगा। तो हम इस चैप्टर में ये देखेंगे कब एसोसिएशन होगा, कब डिसोसिएशन होगा, और उससे वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में क्या क्या परिवर्तन आने वाले हैं। ठीक है, आगे हमारा दे रखा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की बात करेंगे, सोल्यूबिलिटी की बात करेंगे, सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट की बात करेंगे, कैसे किसी का ई सेल निकालते हैं उनकी बात हम करने वाले हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट वो मतलब जो किसी सॉल्यूशन में डालने पे डिसोसिएट हो जाए, तो वो कैसे डिसोसिएट हो गया, उस डिसोसिएशन से जो कंडक्टिविटी है उस पर क्या चेंज आने वाले हैं, वो सारी बातें हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जरिए करने वाले हैं। इससे आगे हमारा दे रखा है सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री में हम बात करने वाले हैं, हमारे जो दे रखा है वो दे रखा है एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन आप लोगों को पता होगा कि एडजॉर्प्शन जो होता है वो मेरा सरफेस फिनोमिना है, मतलब ये केवल सरफेस पे जाके इकट्ठा होता है। तो एडजॉर्प्शन जो प्रोसेस है वो मेरा सरफेस फिनोमिना है। इसमें हम देखेंगे ये एडजॉर्प्शन कैसे होता है और ये किस किस बातों से चेंजेस होता है, मतलब कब ये ज्यादा होगा कब कम होगा, वो बातें हम इसमें करने वाले हैं। आगे दे रखा है होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस कैटालाइसिस। होमोजीनियस और होमोजीनियस से मेरा मतलब है जब फेज सेम होती है, मतलब जो ये दो रिएक्शन कर रहे हैं, A+B रिएक्शन कर रहे हैं, यहाँ कैटालिस्ट मैंने दे रखा है, ये उसी फेज में होना चाहिए। फेज मतलब अवस्था में होना चाहिए जिस फेज में ये लोग हैं। इस मेरा कहने का मतलब है अगर ये गैसियस फेज में है तो ये गैसियस फेज में है, दोनों सेम फेज में होता है तो उसे होमोजीनियस कहते हैं, अगर दोनों का फेज अलग अलग होता है उसे हेटेरोजीनियस कहते हैं। तो वो सारी बातें हम इसमें करने वाले हैं। आगे दे रखा है रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म में हम देखने वाले हैं मेरे भाई रिएक्शन मैकेनिज्म में कि जो रिएक्शन हो रही है, मैंने अभी आपसे बताया था कि ये जो रिएक्शन होगी A+B प्रोडक्ट बना रही है, तो यहां से ये डायरेक्ट नहीं कन्वर्ट होगी। कन्वर्ट होने से पहले क्या बनाएगा, यहाँ पे कोई ना कोई ट्रांजिशन स्टेट बनाएगी या इंटरमीडिएट बनाएगी। मतलब ये जो पुराने बॉन्ड जो हैं किसी भी रिएक्शन में पहले टूटेंगे, अब वो टूटेंगे तो वो उन बॉन्ड्स को टूटने के लिए, तोड़ने के लिए कुछ लॉ काम करने वाले हैं, कुछ इफेक्ट काम करने वाले हैं। उन इफेक्ट्स की हम बात करने वाले हैं। उसमें आपके दे रखा है इंडक्टिव इफेक्ट दे रखा है, मीजोमेरिक इफेक्ट दे रखा है, हाइपर कंजुगेशन दे रखा है। जब टूट गया, इंटरमीडिएट बन गया, तो आगे वो कौन सी रिएक्शन शो करने वाले हैं उसकी बात हम इस चैप्टर के जरिए करने वाले हैं। हमारे दे रखा है एडिशन रिएक्शन दे रखा है, इसके अलावा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे रखा है, तो ये रिएक्शन हम देखने वाले हैं। सब्स्टिट्यूशन में हमारे SN1 और SN2, SN1 जो जिसमें RDS स्टेप जो होता है उसमें केवल एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है, SN2 जिसमें RDS स्टेप में दो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, तो वो बातें हम देखने वाले हैं। ठीक है, आगे दे रखा है स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक। स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक में हमारे दो पॉइंट दे रखे हैं, UV और IR। UV में हम लैम्बडा मैक्सिमम की बातें करते हैं, लैम्बडा मैक्सिमम कब ज़्यादा आएगा कब कम आएगा, कैसे प्रभावित होगा उसकी बात करेंगे। IR में हम फिंगरप्रिंट रीजन और फंक्शनल ग्रुप रीजन की बात करते हैं। हर एक ग्रुप के लिए
फिक्स फ्रिक्वेंसी होती है उसकी बात करते हैं, तो वो हम IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के भीतर इस चैप्टर के जरिए पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आगे हमारा दे रखा है बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे 2 पॉइंट दे रखे हैं, बल्क और ट्रेस एलिमेंट, सूक्ष्म मात्रिक और वृहत मात्रिकता। सूक्ष्म मात्रिक वो होते हैं मेरे भाई जो बॉडी में कम है मेरे भाई, मतलब फिक्स लिमिट है उनकी, अगर उनसे कम हो गए तो क्या होगा मेरे भाई, बॉडी में कोई ना कोई डेफिशिएंसी जनरेट हो जाएगी। ठीक है, तो वो कौन कौन से है, क्या कमियों से क्या क्या हमारे वो डेफिशिएंसी जनरेट होने वाली है, वो बात करके आएंगे। ठीक है, आगे हम बात करेंगे बायोमोलिक्यूल्स की। बायोमोलिक्यूल्स में 4 टॉपिक्स दे रखे हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन और न्यूक्लिक एसिड। कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज, इसके अलावा पॉलीसेकेराइड वाले केस में अगर मैं बात करूँ तो सेल्यूलोज, वो कैसे बनते हैं, क्या उनकी प्रॉपर्टी होती है, वो पढ़ने वाले हैं। प्रोटीन्स जो कि अमीनो एसिड से मिलके बने होते हैं, तो यहाँ पे हम अमीनो एसिड की स्टडी करने वाले हैं। अमीनो एसिड क्या होते हैं, कौन कौन से होंगे, कैसे वो प्रोटीन का फॉर्मेशन करेंगे, उनकी बात करेंगे। विटामिन्स में हम बात करेंगे कि जो विटामिन है, कौन से विटामिन की कमी से हमारी बॉडी में क्या क्या डिजीज होने वाली है, उनकी बात हम इसमें करने वाले हैं। न्यूक्लिक एसिड में हम डीएनए और आरएनए की बात करने वाले हैं कि जो डीएनए है, आरएनए है, वो कैसे बनते हैं, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, उनकी बात हम करने वाले हैं। आगे दे रखा है पॉलीमर। पॉलीमर के नाम से पता चल रहा है, पॉलीमर मतलब बहुत, पॉली मतलब बहुत, मर मतलब यूनिट, जो बहुत सारी यूनिट से मिलके बना होता है, उन्हें पॉलीमर कहते हैं। अब हमारे 2 दे रखे हैं, नेचुरल और सिंथेटिक। नेचुरल मतलब जो प्रकृति से हमें मिल रहा है, सिंथेटिक जिन्हें हम लैब में तैयार करते हैं। तो वो कौन कौन से हैं और कैसे तैयार होते हैं, उनकी बात करने वाले हैं। आगे दे रखा है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, मतलब केमिस्ट्री का जो दैनिक जीवन है उसमें क्या क्या यूज है। और केमिस्ट्री हमारे हर एक फील्ड में काम आती है, दवाइयों में आती है, खाने के उसमें काम आती है, इसमें क्लीनिंग एजेंट जो होते हैं, जो भी सफाई वाले, उनमें सब में केमिस्ट्री काम आती है। तो वो कैसे काम आती है, उनके बारे में हमें स्टडी करने वाले हैं। आगे दे रखा है केमिस्ट्री इन इंडियन नॉलेज सिस्टम, मतलब इसमें हम ये देखेंगे कि जो इंडियन केमिस्ट्री है उनका केमिस्ट्री में क्या क्या योगदान रहने वाला है। तो ये सारा वो चैप्टर है, पूरा सिलेबस जो है वो हमारा समथिंग 40 क्वेश्चन जनरेट करके लाएगा मेरे भाई, और हम इस स्ट्रेटजी के साथ पूरा इसे क्लियर करेंगे कि ये सारे के सारे हमें अच्छे से क्लियर हो जाने चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप हमारे नेक्स्ट क्लास से जुड़ेंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।